देखो ऐसे 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 टकरा टकरा के फील करो थोड़ा एनिमेशन से। ये कोई कुछ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने आपको बताया कि जो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे कहां पर, कंडक्टर के अंदर, उनके साथ क्या हुआ, वो ऐसे चल रहे थे चलते चलते, फिर ऐसे बैटरी लगाने पर ऐसे वायर से गए, घूमे, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, ऐसा हुआ। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बात तो समझ आई सर। ओ हो, ये तो फील वाली बात हुई। अभी धीरे धीरे इस फील को अपन और कन्वर्ट करेंगे अपने लॉजिक में। ये तो हमने एनिमेशन को देखकर फील हुआ, अच्छा ऐसा हो रहा होगा, ऐसा होता भी है, पर इसके लॉजिक धीरे धीरे सीखेंगे। अब पहले तो जो मैं बोला चमका, हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, जबरदस्त है, शानदार है, मजेदार है। अरे हाँ सर, अब क्या करें, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सुनो रे भाई, ठीक भाई। अब देख, एक्चुअली ये जब भी आपने देखा तो कंडक्टर को आपने एक वायर से कनेक्ट करा, इन्हें बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर्स। इन कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस लगभग क्या मानी जाती है? 0। ये कनेक्टिंग वायर जो होते हैं इनकी लगभग रेजिस्टेंस क्या मानी जाती है? 0। होती नहीं है वास्तविकता में 0, पर ऐसे समझो कि अगर कंडक्टर की रेजिस्टेंस 10 ओम है तो कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस 0.001 ओम है, तो उसे नेग्लिजिबल मान के 0 ही मानते हैं। अच्छा, अब तुम एक बात सोचो, क्या बोलूं, ध्यान से सुनो, कि अगर मान लो मैं बोलूं कि रेजिस्टेंस 0, तो यहां पे अगर 2 वोल्ट है और करंट 3 एम्पियर बह रहा है, ऐसे कुछ भी, तो इस जगह की एक्स की क्या वैल्यू होगी बोलो? अरे हाँ सर, फॉर्मूला लगेगा V इक्वल टू आई आर। अरे हाँ, V x माइनस 2 आई 3 पर रेजिस्टेंस 0, तो x के लिए 2 वोल्ट। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर। तो इससे क्या सीखे कि कनेक्टिंग वायर्स के अक्रॉस क्या पोटेंशियल 0 होता है? नहीं, पोटेंशियल तो 2 वोल्ट है। क्या कनेक्टिंग वायर्स के अक्रॉस करंट 0 होता है? नहीं, करंट भी हो सकता है। कनेक्टिंग वायर्स पोटेंशियल 0, कोई जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना, कोई जरूरी नहीं है। अरे हाँ, करंट 0, कोई जरूरी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस 0। यस, यह सही है। दिस इंप्लाइज पोटेंशियल is same in connecting वायर। अच्छा, इससे क्या मतलब समझो, जैसे मान लो आपका ऐसे कंडक्टर है, फील करा, ठीक, मैं तो आपको बिल्कुल बेसिक सी बात, ऐसे रेजिस्टेंस से बनाते हैं, जो कंडक्टर होते हैं इनके नोटेशन ऐसे ही तो होते हैं, इन्हीं में तो रेजिस्टेंस होती है, नोटेशन ऐसे ही तो बनाते थे इसको। अरे हाँ सर, जो भी आप चीज लगाते थे इसका नोटेशन ऐसे ही तो होता था, मतलब रेजिस्टेंस जो अपोज करे किसको, फ्लो को, कैसे, अभी बाद में आए। इस रेजिस्टेंस को मान लो मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, तो आप समझो अपन क्या करते थे कि मान लो, ध्यान से समझना, कि यहां से लेकर देखो यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये सब कनेक्टिंग वायर है। तो मैंने जो डॉटेड बनाए सब कनेक्टिंग वायर है। अब सोचो, मान लो कि मैं बोलूं यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी कितना है? 2 वोल्ट। यहाँ पे भी कितना है? 2 वोल्ट। यहाँ पे भी कितना है? 2 वोल्ट। अरे हाँ, मान लो बैटरी 10 वोल्ट की है, तो यहाँ कितना है? 12 वोल्ट। तो यहाँ भी कितना है? 12 वोल्ट। तो यहाँ भी कितना है? 12 वोल्ट। अरे हाँ, तो सोचो करंट, क्या करंट लिखा जाएगा 12 माइनस 2 इक्वल टू आई इंटू अब जो भी यहाँ पे आ रहा है, पर वायर जो कनेक्टिंग है उनके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हुआ पोटेंशियल। पोटेंशियल 0 ये मैंने नहीं बोला, 2 2 2 12 12 12, पर क्या पोटेंशियल ड्रॉप 0? हाँ, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। अरे हाँ, अच्छा सर आपको क्या पता कि आपने बैटरी के लोअर पर 2 माना? पता कुछ नहीं है,
पर तुम ध्यान देखो, मान लो मैं आर की वैल्यू ले लूं, कुछ भी मान लो आर की वैल्यू ले लूं मैं 2 ओम, तो सोचो 12 माइनस 2 10/2, आई के लिए 5 एम्पियर। अरे हाँ सर, V इक्वल टू आई आर, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। सोचो अगर मैं इसी सवाल में यहां 0 वोल्ट मान लू लोअर पर, तो यहां भी कितना 0, यहां भी कितना 0, और ये 10 वोल्ट है, तो क्या ये भी 10, तो क्या ये भी 10? अरे हाँ, तो सोचो करंट क्या अभी भी 10/2 5। एक्चुअली जो करंट होता है ना, करंट वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 0 कहां माना है, एक जगह 0 मान सकते हो। तो जनरली अपन बैटरी के लोअर तरफ 0 मान लेते हैं, तो सवाल करना आसान हो जाता है। ऐसा नहीं, सर्किट में कितनी भी जगह आप 0 मान सकते हो, एक जगह 0 मान लो, क्योंकि किसी भी एक जगह 0 मानने से सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ता, और पोटेंशियल डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा तो करंट में फर्क नहीं पड़ेगा, और हमें तो करंट ही निकालना होता है अमूमन। अरे हाँ सर, तो इसे सीखे क्या, ये जो कहानी लिखी हुई है, छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूं जो आपने फिर कह रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। कई बातें हो सकता है आप जानते हो, कई हो सकता है थोड़ी नहीं आपको लगे, तो वो मिक्स एंड मैच कर रहा हूं ताकि कुछ छूटे नहीं। तो कंडक्टर का नोटेशन कैसा होता है, बैटरी के लोअर हायर पे क्यों लिखते हैं, कनेक्टिंग वायर अगर जोड़ लो तो उसमें पोटेंशियल हमेशा 0 ये जरूरी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, या पोटेंशियल इज सेम इन कनेक्टिंग वायर आप बोल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। और हाँ सर, क्या 0 होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लग रहा है सर। अरे बोलो रे भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो सर, अच्छा लग रहा है सर, सही सा लग रहा है सर। सही सा लग रहा है तो ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, बढ़िया से सुनो, मौज के साथ सुनो। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, सुनते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओहो हो। सो पोटेंशियल इज सेम इन कनेक्टिंग वायर। क्या बात समझ आई थोड़ी सी कनेक्टिंग वायर की, कि कनेक्टिंग वायर्स पर पोटेंशियल सेम मान सकते हैं, और पूरे सर्किट में किसी एक जगह 0 भी मान सकते हैं। ये दो बात सीखे और नोटेशन सीखे। और क्यों पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है? क्योंकि रेजिस्टेंस 0 होती है। रेजिस्टेंस 0 तो करंट 0 ऐसा जरूरी नहीं है। इसको ऐसा फील करो कि अगर मैं एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक ब्लॉक को छोड़ दूं तो क्या उसकी रफ्तार कांस्टेंट रहेगी? अरे हाँ, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। आप ऐसा समझो कि आपके कनेक्टिंग वायर्स ऐसे ही हैं, जिस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन आए थे या जो एनर्जी लेके आए थे वो चलती रही, कोई लॉस नहीं हुआ। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। समझ आया सर, समझ आया सर, अच्छा सा लग रहा है सर, फील आ रही है सर, बोलो पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, सही लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। ओके, थोड़ा फील आएगी आपको, देखो है ना। ये उतार लिया तुम लोगों ने, ये उतार लिया। अरे हाँ, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। जैसे अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो होता क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ, थोड़ी सी फील करते हैं। ऐसे बैटरी है, सॉरी ऐसे रेजिस्टेंस है, ऐसे बैटरी। हाँ, अब समझो होता क्या है, ये बैटरी करती क्या है समझो। तो मैं समझो, अगर ऐसा समझो, मैं यहाँ पे ये मान लो 10 वोल्ट ले लेता हूँ, ठीक। अब तुम समझो यहाँ पे 0 वोल्ट ले लो, तो यहाँ कितना हो गया 10 वोल्ट, बिल्कुल सही। अब आप समझो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे भी 10, तो यहाँ पे भी 10, कनेक्टिंग वायर्स। अच्छा, करंट ऐसे बहा होगा, बिल्कुल सही। मान लेते हैं रेजिस्टेंस से 2, बिल्कुल सही। तो करंट की वैल्यू कितनी आई सर? 10/2 5 एम्पियर, ये तो सही है बिल्कुल। अब आप एक बात समझो कि ये जो 10 वोल्ट है, अगर समझो कि यहां पे एक पॉजिट्रॉन है, या ऐसा समझो, हाँ यहां पे एक पॉजिट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी कितनी है? 0 E। पर यही पॉजिट्रॉन देखो यहां से घूम घूम के आ रहे हैं ना ऐसे, यही पॉजिट्रॉन जब यहां पहुंच गया तो उसकी एनर्जी कितनी है? 10 जूल, 10 E जूल। जानते ना? अरे हाँ सर, सोचो जब ये पॉजिट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, देखो बैटरी से क्रॉस हो रहा है, तो सोचो उसकी एनर्जी लोअर जगह पर कितनी थी? 0। बैटरी पर जैसे आई, पॉजिट्रॉन से समझो थोड़ी फील आएगी, इलेक्ट्रॉन को उल्टा,
दौड़ते इलेक्ट्रॉन है, उसको रिवर्स प्रोसेस हो जाता है बस, है ना। उसको बस फील करने का प्रयास करो, थोड़ी सी फील करा रहा हूं, ध्यान सुनना। तो जो पॉजिट्रॉन है वो जब लोअर पोटेंशियल पे था उसकी एनर्जी कितनी थी? 0। अब समझो बैटरी ने क्या करा, है ना, बैटरी ने क्या करा, वो जो 0 पे बैठा था ना, उदास निराश, उसको पकड़ा, आजा, टेंशन मत ले, तेरे जीवन में मैं रंग भरता हूं, तेरे जीवन में मैं एनर्जी भरता हूं। उसको पकड़ा और उसको बैटरी ने कितनी एनर्जी दे दी? 10E। वो भाई ऐसा हताश निराश जो था ना, उसको बैटरी ने क्या करा? एनर्जी दी, कितनी? 10E। और वो ऐसे शेर बन गया, और शेर बन के वो यहां पहुंचा। जब वो यहां पहुंचा तब भी उसकी एनर्जी कितनी थी? 10E। अब रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस कौन? वो कंडक्टर। अच्छा, 10E। और हाँ, अरे पोटेंशियल एनर्जी तो V इंटू ई होती है ना, और यहाँ ऐसे एनर्जी अपने पास एनर्जी है। रजिस्टर ने बोला अच्छा एनर्जी है, आजा। एनर्जी, रजिस्टर ने उसकी एनर्जी ऐसे दी, उसने उसकी एनर्जी खाना चालू कर दी। क्यों? क्योंकि सोचो, जब वो रजिस्टर को क्रॉस करके यहां पहुंचा तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई? 0 जूल। और हाँ, तो रजिस्टर ने उसकी एनर्जी क्या करी? खाली। वो फिर उदास हताश निराश परेशान किसके पास पहुंचा? बैटरी के पास। कि तुमने जो एनर्जी दी थी वो तो मैं छोड़ आया। किसके पास? रजिस्टर के पास। अरे हाँ सर, और ये जो एनर्जी रजिस्टर के पास छोड़ के आता है ना, यही एनर्जी हम यूज लेते हैं पंखा चलाने में, लाइट चलाने पे, म्यूजिक सिस्टम चलाने पे, टीवी चलाने पे, प्रोजेक्टर चलाने पे, मोबाइल का चार्ज करने पे, कैमरे को चार्ज करने पे, सब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वही एनर्जी है। रजिस्टर वो एनर्जी लेकर किसी अलग अलग चीज में यूज लेता है। अरे हाँ, तो एनर्जी दे कौन रहा है? ध्यान, फील करो, फील करो थोड़ी सी, एनर्जी दे कौन रहा है? बैटरी। अरे हाँ सर, इस कहानी को फील करो, तो एनर्जी दे कौन रहा है? बैटरी। कंज्यूम कौन कर रहा है? रजिस्टर। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है? पॉजिट्रॉन। अजम्पशन है, इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ, तो सोच, फिर पॉजिट्रॉन इधर आया, एनर्जी खत्म हो गई, बैटरी ने फिर कहा निराश मत हो, मैं फिर एनर्जी देता हूं। ये फिर गया किसके पास? ओ हो, रजिस्टर के पास। रजिस्टर ने फिर इसकी एनर्जी खा ली। ओ, इसने फिर भीख मांगी किसके पास? किसके पास? किसके पास? बैटरी के पास। फिर बैटरी ने एनर्जी दिया। अरे बार बार आ जाता है, कोई बात नहीं, मैं दानवीर हूं, तुझे दूंगा। फिर वो ऐसे पहुंच गया रजिस्टर के पास, फिर रजिस्टर ने एनर्जी खा ली। ओ, फिर ये पहुंच गया किसके पास? बैटरी के पास। अरे हाँ ना, बोलो भाई। फिर उसने एनर्जी दे दी दानवीर, बैटरी ने तो तुम ध्यान से देखो तो इसकी फील वाली कहानी क्या है? फील वाली कहानी, अरे फिजिक्स तो समझ लेंगे, फील तो करें। बैटरी एनर्जी दे रहा है, अरे हाँ, रजिस्टर कंज्यूम कर रहा है। अरे हाँ सर, एंड पॉजिट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिट्रॉन्स अजम्पशन है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी के ट्रांसपोर्टर हैं। अरे हाँ, यही तो वो है। माल किसी और का था जिसे मैन्युफैक्चर करा, ट्रक में भर के ले गए, ट्रक इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं, एनर्जी भरकर ले जा रहे हैं और किसी और के पास छोड़ के आ रहे हैं। अरे हाँ सर, सही बताऊं तो ये बेसिक फील है बैटरी रजिस्टर की। तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ, बेसिक बात करें तो अगर अपन, तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। रजिस्टर इज अ कंज्यूमर। अरे हाँ, बैटरी इज अ प्रोड्यूसर, ट्रक इज अ ट्रांसपोर्टर जो इलेक्ट्रॉन है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, फील तो आ रही है सर। मैंने अभी कोई बहुत आपको फिजिक्स में डिटेल में नहीं घुसाया है, पर आपको बात समझाइए कि होता क्या है, बात समझाइए कि होता क्या है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, समझ भी आ रही।
आ गई सर, फील कराया है मैंने। ओहो, फील वाली कहानी, क्या ये कहानी समझ आई? हाँ सर, हमें कनेक्टिंग वायर समझ में आया, बैटरी का हायर लोअर समझ में आया, हमें रियल खेल समझ में आया कि भैया इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना प्रैक्टिकली, तो अगर इलेक्ट्रॉन से समझना चाहता है ना थोड़ी रिलेटिव में कहानी से, तो उल्टा होता है बस, और कुछ नहीं होता। देखो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, देखो अगर यहाँ 0 वोल्ट है, ओके, और यहाँ 10 वोल्ट है, ओके, तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? उसकी एनर्जी होगी -10 E। अरे हाँ, और यहाँ कितनी होगी? 0। अरे हाँ, तो भैया -10 E कम है, तो जब वो यहाँ भिखारी बनकर आएगा उल्टा चलेगा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। अरे हाँ ठीक है, करंट तो ऐसे ही बहेगा पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उल्टा होगा, उल्टी कहानी चलेगी बस। अब एनर्जी बढ़ेगी -10E से 0, फिर कम हो गई, फिर -10E हो गई, फिर 0, फिर कम हो गई, -10E हो गई। अरे हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पॉजिट्रॉन से समझाने में थोड़ा आसान लगता है बस इसलिए। और बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि रियलिटी में काम करता कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर, बैटरी एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोड्यूसर, और कंज्यूमर कौन है? रजिस्टर। ऐसे अपने को फील आनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। ओ हो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, पक्की बात सर। हाँ सर, बताओ क्या ये कहानी पीछे वाली क्लियर हुई है? हाँ सर, क्लियर तो हुई। अब मैं इस कहानी में ना और डीप डाइव करता हूं, ऑल्दो मैं बताऊं आपको जैसे हम बोले वैसे आपको याद रखना है। जो कहानी सुनाई जा रही है ये क्या कहानी है? प्रैक्टिकली सोचो तो कंडक्टर के अंदर बैठ के इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा तो नहीं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अनंत होते हैं भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 9.1 × 10⁻31 kg, और वो न्यूक्लियस इतना सा, और 10⁻10 एंगस्ट्रॉम को किसी ने देखा थोड़ी। पर हमने इस ओवरऑल बिहेवियर को पढ़कर उसकी एक थ्योरी बनाई, एक कहानी बनाई। वो कहानी हर जगह सही फिट हो जाती है। जो कहानी हर जगह सही फिट हो जाती है उस कहानी को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो कहानी आपको सुनाई जा रही है धीरे धीरे, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आएगी, मीन फ्री पाथ भी आएगा, रिलैक्सेशन टाइम भी आएगा, वो सब कहानी के किरदार हैं। पर क्या वो कहानी एंड रिजल्ट वो देती है जो हमने वास्तविकता में देखा है? हाँ, इसलिए उस कहानी को ऐसा समझें, हम सबने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको कहानी के रूप में समझें कि इनसे बनने वाला रिजल्ट, ये कहानी हमें फील देती है, और अब जो कहानी आएगी और वो कहानी से बनने वाला रिजल्ट वो ही है जो वास्तविकता में होता है, जो हम रियल रूप में देखते हैं। ओके सर, इसलिए कहानी का जनक, जनक मतलब प्रोड्यूसर मैं नहीं हूं या डायरेक्टर मैं नहीं हूं, ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहानी बनाई, मैं उसे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं एक अच्छे शिक्षक के रूप में। अच्छा, उसका पहला हिस्सा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है इसे समझने के लिए पहले आप इस एनिमेशन को समझें। मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, क्या उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ, मान लीजिए वो कंडक्टर, ये जो कंडक्टर अपन ने लिया वायर, इस कंडक्टर को अपन मोटा करके दिखा रहे हैं, ये जो कंडक्टर है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ सर, बिल्कुल हैं, जोरदार हैं, मजेदार हैं, शानदार हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर पे कोई बैटरी नहीं लगाई गई, उसको कोई बैटरी का साथ नहीं दिया गया, क्या ये कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स चुप बैठे हुए हैं ऐसे रूम टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे मान लीजिए 30 डिग्री टेम्परेचर है, 25 डिग्री टेम्परेचर, क्या इलेक्ट्रॉन चुपचाप ऐसे बैठे हुए हैं? नहीं, वो तब भी दौड़ रहे हैं, भले आपने बैटरी लगाई या नहीं लगाई, भले आपने बैटरी लगाई या नहीं लगाई। अरे हाँ सर, क्या ये दौड़ रहे हैं? क्या ये दौड़ रहे हैं? हाँ, ऐसे दौड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहे हैं अपन, ये ऐसा क्यों दिखाया? ऐसा समझो रेंडमली दौड़ रहे हैं ऐसे टक टक, ऐसे कुछ भी दौड़ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं टकरा रहे हैं, फिर दूसरे से जा रहे हैं टकरा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं, फिर उधर आ रहे हैं, पर ये इस कंडक्टर से बाहर नहीं जा पा रहे। इसका मतलब इनका नेट डिस्प्लेसमेंट एट रूम टेम्परेचर विदाउट एनी बैटरी इज 0, बट दैट डजंट मीन कि वो रुके हुए हैं, दे आर रन रोमिंग अराउंड, पर उनके पास कोई दिशा नहीं है, दिशाहीन इलेक्ट्रॉन्स।
क्या बिना बैटरी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में वो दिशाहीन हैं, उनके पास कोई दिशा नहीं है, इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो दिशाहीन व्यक्ति की सफलता क्या होती है? शून्य। तो इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। देखो ध्यान से। और हाँ, दिशाहीन व्यक्ति जो काम भी कर रहा हो पर उसके पास दिशा नहीं हो, क्या है काम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, पर दिशाहीन है। क्या है? दिशाहीन। कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी इधर। दिशाहीन बच्चा जो मॉनिटर, जो एक अच्छे मेंटर से एडवाइस नहीं ले रहा है, और हाँ सर, क्या वो दिशाहीन है? हाँ सर, बिल्कुल दिशाहीन है। उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, भले वो कार्य कर रहा हो। ऐसी बात है ये। अरे हाँ सर, तो इस इलेक्ट्रॉन की अगर आपसे पूछी जाए, ये जो इलेक्ट्रॉन था, क्या उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0? हाँ। क्या उसकी स्पीड 0 है? नहीं, स्पीड नॉन 0 है। क्या उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है? अरे हाँ सर, उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है। क्यों? क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्या नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है? हाँ। क्या स्पीड 0 है? नहीं। क्या एवरेज वेलोसिटी 0 है? हाँ, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये कहानी कब की है? ये कहानी तब की है जब विदाउट बैटरी। हो, ये कहानी है विदाउट बैटरी। ओ हो, विदाउट बैटरी। अब सोचो बैटरी लगाने पे होता क्या है, पहले अपन समझें। जब अपन बैटरी लगाते हैं ना, ऐसे अपना कंडक्टर है मान लो, ऐसे कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, ऐसे अपन ने बैटरी जोड़ दी हो, तो मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया? यहाँ 0 वोल्ट मान लो, तो यहाँ भी 0, यहाँ पे V वोल्ट, तो यहाँ पे भी V वोल्ट। अच्छा, आप सोचो ये V वोल्ट से 0 वोल्ट कंडक्टर पे सोचो, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। इस हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल के जनरेशन की वजह से कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। अरे हाँ सर, क्या आ जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर 0 वोल्ट, इधर हायर पोटेंशियल वोल्ट। क्या वोल्टेज डिफरेंस, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। अच्छा, कंटिन्यूअस है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर ये वोल्टेज नहीं लगा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकती थी। हम तो वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, पर यहां तो आई। क्यों? क्योंकि हमने बैटरी लगा रखी। डिफरेंस समझना चाहिए। जैसे ऐसे मत पूछ लेना कि सर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है। नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, जो अपन ने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहां पर है क्योंकि बैटरी लगा रखी है। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इलेक्ट्रॉन्स को लाता रहेगा, जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से समझो, जैसे ही आपने बैटरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रॉन्स भागे उल्टा मान लो, पर उनको वायर मिल गया, वायर से क्रॉस करके फिर ऐसे घूमते रहे, तो जो चाहते थे एक्यूमुलेट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना, वो नहीं कर पाए। इसलिए वो कहानी जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी, वो कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। अरे हाँ सर, खैर, तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अच्छा, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, देखो ध्यान से, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ओ हो, ऐसे। अब होता क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अगर आप बहुत ध्यान से समझो, तो जो आपके पॉजिट्रॉन मान रहा हूं मैं इसको, है ना, ये जो आपका पॉजिट्रॉन है, ये दौड़ा दौड़ा दौड़ा, ये अभी भी दौड़ रहा था भाई, रैंडम ढूंग झिंग झिंग झिंग, पर इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया इधर की तरफ, ई। अरे हाँ, फोर्स एक्स्ट्रा पहले से, इसकी वजह से इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, टुंग 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 टुंग, इधर एक्स। अरे हाँ, यानी कि इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉजिट्रॉन का आगे। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेट होने की वजह से। अगर ये दूरी L है तो आपको ये भी समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV/dr, यानी कि V/L। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान सकते हो? V इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। अरे हाँ, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बाई L। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओ हो, तो बात तो सही है सर। तो ये फोर्स लगा, उसकी वजह से इसमें इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट आया, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ सर, क्या आया? इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, क्या आया? इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट। ओ माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। सो विदाउट बैटरी, ठीक भाई। अब सोचो विद बैटरी क्या हुआ? क्या नेट डिस्प्लेसमेंट 0? नहीं। क्या स्पीड 0? नहीं। क्या एवरेज वेलोसिटी 0? नहीं।
अरे हाँ, ये एवरेज वेलोसिटी होती है ना, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिनोट करते हैं वीडी से। एवरेज वेलोसिटी, अरे हाँ सर, एवरेज वेलोसिटी अगर आप सोचो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस केस में क्या हो जाएगी, एक्स बाई टी। क्या स्पीड, टोटल डिस्टेंस, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या एवरेज स्पीड, स्पीड का मैग्नीट्यूड और क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी अलग अलग है। पर इस एवरेज वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओ हो। पहले बताओ, विदाउट बैटरी कंडक्टर में क्या पॉजिट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स जो आप मान रहे हो वो क्या रैंडमली मूव करते हैं, पर उनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, रैंडम मोशन होता है उनका। और हाँ, सो विदाउट बैटरी रैंडम मोशन, रैंडम। अभी भी विद बैटरी, अभी भी रैंडम, बट सम इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ ना तो बोलो, बट सम इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट। ओ हो, तो स्पीड इज नॉट इक्वल टू वी डी, ये वो स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर नहीं है, मतलब एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ध्यान से सोचो अगर तुम, तो डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। इनफैक्ट स्पीड का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। प्रैक्टिकली ये बात होती है, खैर वो छोड़ो अभी। एवरेज वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, तो रियल जो मोशन हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो ऐसा हो रहा होता है, पर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे धक्का मार रहे हैं यहाँ पर, और धक्का मार मार के जो इलेक्ट्रॉन यहां थे लेफ्ट में वो इधर पहुंच गए, और इधर पहुंचकर वायर से होकर बैटरी से फिर एनर्जी लेकर फिर इधर पहुंच गए। अरे हाँ, पॉजिट्रॉन ने करा क्या, सोचो यहां थे जो पॉजिट्रॉन वी वोल्ट पे, वो इधर आए, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट करते रहे, अपनी एनर्जी भी खोते रहे, और खोते खोते यहां तक आ गए वायर पर, वायर से फिर बैटरी से एनर्जी ली, फिर वापस इधर आ गए। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, and that is how they transfer energy which they have taken from the battery to the resistor. Yes or no? Yes sir, got your point sir, बात समझ आई सर? ओ हो सर, अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, सुनते चलो, देखो रे भाई। ओके, ठीक है सर, बात समझ आ रही है सर। ठीक है, रैंडम बट सेम इफेक्टिव, सम इफेक्टिव, सेम नहीं, सम इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट। ओ हो, ये कहानी समझ आई क्या? तो रियलिटी में अपने पॉजिट्रॉन्स, मैं बार बार पॉजिट्रॉन्स ले रहा हूं ताकि वो मूवमेंट आपका एक करंट से मैच कर जाए, बस। बाकी दिमाग में फिर याद रखना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उल्टे। खैर, तो आपका जो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ऐसे, वो रैंडम करते हो, टक 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 टक। ओ हो, तो एवरेज वेलोसिटी अपनी क्या आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब असलियत में हम इससे भी और आसान एक तरीके से इस कहानी को मानते हैं और जानते हैं। कैसे? सुने मेरी बात ध्यान से, देखो भाई, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, कैसे सुने, आ जाओ। ओहो, एक्चुअली क्या है, ये तो अपन समझ गए कि स्पीड एवरेज वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। एक्चुअली होता क्या है, ऐसा समझो पॉजिट्रॉन, ये अजम्पशन है जो आपको दिखाई दे रहा है। अपन रियल मोशन से, ये अजम्पशन मोशन है, कैसे देखो ध्यान से, ऐसे। ऐसा मान लो कि पॉजिट्रॉन्स बिल्कुल सिपाही की तरह खड़े हुए हैं एकदम। ये अजम्पशन मोशन है, ये अजम्पशन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स। रिलेटिव वो थी जो मैंने इससे पहले पढ़ाई। पर हमें क्या मतलब इनके रैंडम मोशन को, क्योंकि उनके रैंडम मोशन से हमारे मन में रैंडम थॉट्स आने लगेंगे और हम फील नहीं कर पाएंगे। तो हमने बोला उस रैंडम बात को हटाओ, तुम तो ऐसा मान लो, और ये कहानी सेट बैठती है इसलिए पढ़ाई जा रही है, तुम तो ऐसा मान लो कि भाई ऐसे पॉजिट्रॉन्स हैं, देखो भाई ऐसे पॉजिट्रॉन्स हैं जो सिपाही की तरह खड़े हुए हैं,
और सारे सिपाही बिल्कुल जैसे लय ताल में चलते हैं ना, ये बिल्कुल लय ताल में चल रहे हैं सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ओ हो ऐसा। अब जो कहानी मैंने आपको पहले पढ़ाई उस कहानी पे अपन बार बार नहीं आएंगे अब, है ना। अपन यही अजम्पशन मानेंगे, व्हाट वी हैव अज्यूम्ड दैट ऑल द पॉजिट्रॉन्स आर मूविंग लाइक अ जवान्स ऑफ मिलिट्री in a synchronized way with constant velocity, that is drift velocity. Assumption, all the positions are aligned and move with constant drift velocity without colliding with each other. आज केस में तो कोलाइड कर रहे थे, उनका इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट एक्स आ रहा था, पर हम उसी से तो एवरेज वेलोसिटी आ रही थी। तो एवरेज वेलोसिटी का अजम्पशन हमने बैकएंड पे वापस ले लिया कि आप तो ऐसा माना करो कि पॉजिट्रॉन्स बिल्कुल एक अच्छे सिपाही की तरह, एक अच्छे जवानों की तरह बिल्कुल कांस्टेंट रफ्तार से चल रहे हैं, बिल्कुल कांस्टेंट रफ्तार से चल रहे हैं। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। बोलो भाई, क्लियर है क्या? सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, इसे उतार लो इस कहानी को। ये अजम्पशन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स है। क्यों लिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद लिया। ओके, अच्छा सर, ये मान के अपन कुछ कुछ बातें प्रूव करेंगे, फिर जो अभी अपन ने पढ़ा है ना रैंडम मोशन, उस पर दोबारा कुछ बात चर्चा करेंगे, बट अभी इतना मानो। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ओके, चलो भाई, आ जाओ भाई। हो लो भाई, ऐसा मान लिया। अब देखो, अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता हो तो करंट कैसे निकाल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन निकालने वाले हैं अपन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में पहले समझो हमने क्या माना, सारे पॉजिट्रॉन्स इससे घूम रहे हैं। अब देखो अपन क्या करें, मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन ले, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू ए। मान लो यहां पर ये पॉजिट्रॉन्स ऐसे पहुंचे, ठीक। अच्छा, हमने माना ये सब वीडी से चल रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये, कंफ्यूज मत हो ना, ये ध्यान समझ, ये dt टाइम में कितना आगे सरक जाएंगे सर? ये आगे सरक जाएंगे vd dt। अरे हाँ, कितना आगे सरक जाएंगे? मान लो राम श्याम सीता गीता चार ये ऐसे थे, जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे थे, ये dt टाइम में कितना आगे सरक जाएंगे? जो हमने assumption, अब हमने जो मान रखा है वो क्या है कि ये सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो ये कितना आगे सरक जाएंगे सर? vd dt, यहां पहुंच। अब सोचो, इसका मतलब इस dt टाइम में, इसका मतलब इस dt टाइम में क्या ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये ब्लैक वाले एरिया में, क्या ये सब पीछे थे जो इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके आए? ये ब्लैक वाले में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या ये इस dt टाइम में क्रॉस करके आए होंगे? अरे हाँ, क्या बोला मैं? फिर से सुनना। इन दिस रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन्स प्रेजेंट क्रॉस्ड क्रॉस सेक्शन इन dt टाइम। पहले ये बात समझो, क्या इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या उन्होंने क्रॉस सेक्शन को क्या dt टाइम में क्रॉस करा होगा? अरे हाँ, अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन, इस वॉल्यूम में प्रेजेंट इन दिस रीजन, therefore number of electrons present in this region क्या होगा? बोलो ध्यान से। एक टर्म डिफाइन कर दी जाती है छोटा n, वो कहलाती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये हर मेटेरियल के लिए अलग अलग होता है। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओ माय गॉड, तो सोचो, क्या यहां पे लिखा जाएगा n इंटू इस रीजन की वॉल्यूम, इस रीजन की वॉल्यूम dv कितनी है? n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज इस वॉल्यूम में कितने हैं, फिर से सुनना, हमने बोला इस रीजन में जितना चार्ज होगा उसी ने dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करा होगा, क्योंकि वही तो आगे आया है। अरे हां, अब बोला है वॉल्यूम कितनी, अरे वॉल्यूम तो है a इंटू लेंथ, लेंथ कितनी vd dt, vd क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कहानी को रटना और समझना दोनों पड़ेगा, तो vd dt। अरे हां, इतने इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन जो आप मान रहे हो वो इस रीजन में प्रेजेंट हैं, इतने। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्री मतलब जो घूम सकते हैं, जो नहीं घूम सकते उनको तो लेना देना ही नहीं है हमको। तो n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, देयरफॉर टोटल charge crossed in dt time dq is equal to e into na vd dt। ऐसा क्यों, अरे इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना e, तो टोटल चार्ज कितना क्रॉस करा e इंटू ये। अरे हाँ, अरे हाँ, एंड व्हाट इज dq by dt, dq by dt, dt को नीचे ले आओ तो बचा NEA VD, और dq by dt क्या है, करंट। ओ माय गॉड, तो करंट का फॉर्मूला आया NEA VD। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। करंट का क्या फॉर्मूला आया, I बराबर NEA VD। बिल्कुल शुरुआत से कह रहा हूं, अभी कई लोग सोचते हैं करंट सिटी मतलब सिर्फ सर्किट, सर्किट तक पहुंचने में समय लगेगा, पहले आपको फील करनी पड़ेगी करंट की, पोटेंशियल डिफरेंस की, बैटरी की। अरे हाँ सर, तो I बराबर NEA VD, VD इज व्हाट, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वो एवरेज वेलोसिटी है, कब आती है वो समझ में आया। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का चार्ज। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए, और I क्या है, करंट। तो I का फॉर्मूला NEA BD, ये रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, क्रिस्टल क्लियर सर, जोरदार सर, मजेदार सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, बढ़ते चलो, सुनते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, आ जाओ। हो गया, हो गया, ये तो समझ आ गया सर, I बराबर NEA VD समझ आ गया सर, अच्छा लग रहा है सर। लो भाई, ये फील कराइए अपन। हो, ये देखो 2 क्रॉस सेक्शन आए, वही VD DT लिखा और आंसर आया I बराबर NEA VD, I बराबर NEA VD। ओके सर, हो। अब पहले तो ये फॉर्मूला क्लियर है, याद होना चाहिए। ओके सर, याद है सर, याद होना चाहिए, बिल्कुल याद है सर, गड़बड़ नहीं होगी सर। ठीक, एक और बात सुन, जो अपन ने कहानी पढ़ी थी ना सर रैंडम वाली, उस कहानी से इस बेसिकली सही बताऊं तो आप है ना थोड़ा वेरीफाई कर लो। वैसे ओम्स लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, बट आप जो मैं कहानी सुना रहा हूं ना, उससे आप एक समझो एक टाइप का प्रूफ बना लोगे। किसका, ओम्स लॉ का, उससे फील आएगी आप, समझे। 2-3 चीजें और डिफाइन करी गई, ध्यान समझो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन समझे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नई नई टर्म्स आ रही हैं, दिमाग में सेट होनी चाहिए। हमने एक चीज और डिफाइन करी जिसे हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ या रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान समझो, डायग्राम को छोड़ो। जब आप किसी भी बैटरी को लगाते हो ऐसे, तो आप समझो कि वो ऐसे 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 करके ऐसे अपना एक इफेक्टिव पाथ आता है। अच्छा, ये जगह जगह टकराता है, कौन, चार्ज। आप ऐसे समझो, अगर अपन ऐसे समझे तो होता क्या है कि जो भी आपका पॉजिट्रॉन है उस पर इधर फोर्स लगता है ई, वो बेचारा एक्सलेट करता है, फिर वो एक जगह आता है और टकरा जाता है। आप ऐसा फील करो जो मैं कह रहा हूं। अच्छा, ये कहानी आपको किताबों में अलग मिलेगी, एनसीईआरटी में अलग मिलेगी, अपर वर्जन में थोड़ी अलग मिलेगी। मैं थोड़ी अपर वर्जन वाली समझा रहा हूं, एनसीईआरटी वाली थोड़ी सी कम। हालांकि उस कहानियों से तुम्हें
थोड़ी थोड़ी अलग मिलेगी। उन कहानियों से तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, तुम्हें फील करनी है, क्योंकि उन कहानियों के थोड़े बहुत रिजल्ट के इधर उधर उसमें, जैसे मैं आपको बताऊं तो जो मैं रिजल्ट लाऊंगा थोड़ी अपर वर्जन की किताबों में होगा, जैसे एच शर्मा या थोड़ी और, एच शर्मा तो खैर नॉर्मल किताब है, बट किताब बुक अच्छी है, और अपर वर्जन पे जाओगे तो वो कहानी मिलेगी आपको। एनसीईआरटी में बहुत बेसिक सा दिया हुआ है, उसमें और हमारे फैक्टर में 2 का अंतर आएगा, तुम्हें उसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कहानी को समझो जैसे मैं समझा रहा हूं, फील करो उसको, बस इतना सा। खैर, मैं वापस कहानी पे आता हूं। मैं इसलिए ये बातें बोल रहा हूं ताकि कोई इधर उधर भटके तो भटकना मत। मेरे को पता है अपन क्या पढ़ रहे हैं। ठीक सर। तो हुआ क्या कि हमारा जो पॉजिट्रॉन था उस पर ई फोर्स लगा, पर जब वो एक्सेलरेटर तो कोई दूसरा आगे से टक्कर मार गया। खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते टक्कर मारते हैं ना, रैंडम रैंडम मारते रहते हैं, कभी न्यूक्लियस से टकरा गया, कभी किसी से टकरा गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। हाँ सर, तो रैंडम मोशन चलता रहता है। अगर रैंडम मोशन चलता रहता है तो ठीक भाई, अच्छी बात। अब ऐसा समझो कि पॉजिट्रॉन पे फोर्स लगा ई और वो टकरा गया। अब समझो क्या ऐसी टक्कर अनंत हो रही हैं? अरे हाँ, ऐसी टक्करें अनंत हो रही हैं, अनंत टक्करें, अनंत टक्करें। इन टक्करों की जो एवरेज डिस्टेंस है उसे लेम्डा यानी कि मीन फ्री पाथ कहते हैं। ऐसा समझो कि अनंत अनंत मतलब लाखों करोड़ों टक्करें हो रही है। किसी टक्कर में 0.1 एंगस्ट्रॉम, किसी में 0.2, किसी में 0.01, ऐसे अलग अलग टक्करें अलग अलग दूरियों पे हो रही है। कभी ये चला इतनी दूरी पे टकरा गया, कभी इतनी पे टकरा गया, पर इन सभी टक्करों के बीच में जो दूरी चली गई उनका एवरेज अगर निकाला जाए तो उसे बोलते हैं लेम्डा, दैट इज मीन फ्री पाथ। ये मैं पूरी कहानी एवरेज के लिए कर रहा हूं। लेम्डा इज मीन फ्री पाथ मतलब एवरेज। तो अपन उस एवरेज का एक सिंगल केस बना लेते, एवरेज एवरेज का सिंगल केस बना लेते हैं। अच्छा ठीक, लेम्डा, इस लेम्डा के दौरान टक्कर नहीं हुई, पर ये लेम्डा वो मीन फ्री पाथ है जिस एवरेज दूरी में आप ये मान लो टक्कर हो ही जाएगी। क्या इस दौरान इसका एक्सेलरेशन रहा कितना? ई बाई एम। अरे हाँ, अच्छा जो एवरेज मीन फ्री पाथ है ये ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यहां पे टाइम हुआ टाउ, इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या मतलब हुआ कि एवरेज टाइम है बिटवीन टू कोलिजन। जब अनंत कोलिजन हो रहे हो तो हमने क्या माना? अनंत कोलिजन अलग अलग समय अलग अलग दूरियों पे हो रहे हैं, हमने उन दूरियों का एवरेज ले लिया, वो मीन फ्री पाथ है। और उन समय का अपन ने एवरेज ले लिया, उसे बोला टाउ और उसे बोला रिलैक्सेशन टाइम। ये समझ में आया? मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। लेमडा असलियत में क्या है? लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 टक 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 अपॉन एन, एन इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कोलिजन। टॉर्क इज टाउ इज टाउ 1 प्लस टाउ 2 टक 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 अपॉन एन। समझ में आया क्या? एवरेज बात है, तो हमने एक एवरेज केस ले लिया, उस एवरेज केस को स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया कि भाई सब में ऐसा ही हो रहा है। अरे हाँ सर, अच्छा अपन ऐसा माने कि जब पॉजिट्रॉन हुआ हुआ तो उसकी इनिशियल रफ्तार 0 थी। अच्छा, अब सोचो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या लेम्डा बराबर लिखा जा सकता है ये लगाकर s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। में कहानी को किताबों से थोड़ा छोटा और सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि मैं कहानी स्किप कर दूं, पर समझाऊं भी सही और फील के साथ समझाऊं। और हाँ सर, अनंत टक्कर हो रही है, उन अनंत टक्करों में अलग अलग दूरियों पर टक्कर हो रही है, पर जो उनका एवरेज है वो लेम्डा है, और जो अनंत टाइम अलग अलग हो रहे हैं उनका एवरेज टाउ है। तो हमने एक एवरेज केस ले लिया कि इनिशियल रफ्तार 0, और हाँ, और उसने लेम्डा दूरी बाद टक्कर मारी और तब तक वो एक्सेलरेट रहा ई बाई एम से। तो क्या एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं? इनिशियल रफ्तार अपन ने 0 मानी, दूरी चली लेम्डा हाफ ऑफ ई बाई एम इंटू टाउ स्क्वायर। अरे हाँ सर, अच्छा तुम ध्यान से देखो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने एवरेज वेलोसिटी मानी, ऐसे सब वीडी से चल रहे हैं, वो वीडी है क्या वास्तविकता में? क्या वो वीडी एवरेज वेलोसिटी है? जो है क्या प्रैक्टिकली? जो है
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेमडा बाई टाउ। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है, जो हमने पहले अजम्पशन लिया उसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो असलियत में है क्या, लेमडा बाई टाउ। तो देख इस वाली जगह से लेमडा बाई टाउ क्या आया, वो आया ई टाउ बाई 2m। ये एनसीईआरटी में आपको 2 नहीं दिखाई देगा, उस कहानी पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूं, उससे आपके आंसरों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, उसमें मत घुसो फालतू। वो अलग तरह से थ्योरी पढ़ी जाए तो अलग तरीके से डिराइव करते हैं, अलग तरीके से पढ़ो तो अलग करी जाती है, पर ये वाली ज्यादा सूटेबल, अच्छी किताबों में आपको ये वाली मिलेगी जो मैं आपको कह रहा हूं, है ना। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूं एनसीईआरटी में गलत है, मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा सोच अलग है, उसमें पैरामीटर्स को अलग तरीके से निकाला गया और सोचा गया। अच्छा, पर ये वाली कहानी ज्यादा बढ़िया है, अच्छी किताबें पढ़ोगे तो ऐसी ही दिखेगी ये आपको। खैर, उस पर ज्यादा भावुक नहीं होते हैं। तो लेमडा बाई टू आउट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अगर तुम ध्यान से देखो तो आई बराबर एन ई ए वी डी, और हाँ आई बराबर एन ई ए वी डी की वैल्यू कितनी सर, वी डी, ये वी डी ही तो है, वी डी है सर ई टाउ बाई 2m। अच्छा तुम ध्यान दो, मैंने पहले बताया था कि E बराबर है V बाई एल, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अरे हाँ, अच्छा देखो अब क्या हो गया, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई 2m। अच्छा, और E की वैल्यू क्या है, V बाई एल। अरे हाँ, अच्छा देख 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 क्या हो रहा है, देख देख थोड़ा देखो देखो सा लग रहा है। V क्या है सर, V है पोटेंशियल डिफरेंस। देख V को क्या लिखा, देख 2m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, अरे हाँ एल बाई ए इंटू आई। अरे हाँ सर, अरे हाँ, तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो V बाई आई लिखो ऐसे। अब किसी भी कंडक्टर के लिए सोचो, ये कांस्टेंट टर्म है। फॉर अ कंडक्टर दिस इज कांस्टेंट, अरे हाँ, यानी कि V बाई आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अरे हाँ, अरे यही तो ओम्स लॉ होता है। अरे हाँ सर, यही तो ओम्स लॉ होता है। देख मैं फिर कह रहा हूं, लॉ का प्रूफ नहीं कराते पर कहानी सुना के वेरीफाई कर दिया अपन ने, और हम जानते हैं वेरीफाइड होता है ओम्स लॉ। अरे हाँ, अब याद करो वी बाई आई के जो पूरी टर्म होती है क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। तो पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया, 2m एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई, ये कहलाई रेजिस्टेंस। अरे क्या कहलाई, रेजिस्टेंस इसकी यूनिट जैसे समझो तो क्या, वोल्ट पर एम्पियर, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओम। इसकी डिनोट करते हैं ऐसे। अरे हाँ सर, आर बराबर वी बाई आई, फॉर्मूला आया 2ml बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए। ओ माई गॉड, फील आई सर, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, ये बीच के पैरामीटर हैं, बीच के करेक्टर है उस कहानी का। क्रक्स एंड में है, क्रक्स एंड में है। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अरे हाँ, अब मैं तुम्हें ना कुछ कुछ बातें और बताता हूं, पहले तो ये बात समझ आई क्या, अरे पहले तो ये बात समझ आई क्या, हाँ सर, समझ तो आई सर, अच्छी भी लग रही है सर, जोरदार लग रही है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, करते चले बढ़ते चले, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सुनो रे भाई। ठीक सर, ठीक सर, 2ml बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है सर, ठीक है सर, अच्छा लग रहा है। अब क्या करो, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, उतार लिया, इसे उतार लो पहले फटाफट, समझ के फील करके। सवाल नहीं आ रहे अभी, सवाल बात के, इस ऐसा समझ लो आधे घंटे करीब और कहानी चलती रहेगी, उसके बाद सवाल चालू होंगे। अच्छा, पर ये कहानी याद होनी चाहिए, पूरी याद होनी चाहिए, ठीक भाई, हम समझ गए सब।
ये सब हम रिलैक्सेशन टाइम समझ गए, ये समझ गए, ये वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन समझ गए, ये अपन ने लिख लिया, ये हम यहाँ तक की अपनी कहानी समझ गए। ओम्स लॉ के अपन ने पॉजिट्रॉन से कहानी पूरी समझा दी। V इक्वल टू IR 2ml बाई NE स्क्वायर टाउ A। अच्छा, ऐसा यूनिट ओम, इसे अपन वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं, ये अपने को समझ आता है। Disconnected. हाँ सर, ओ और I बराबर NEA VD, ये भी हमें समझ आता है। अरे हाँ सर, अब ध्यान से समझो। ये समझने से पहले कुछ बात को समझो। R की वैल्यू क्या आई देखो ध्यान से, ये आई 2ml बाई NE स्क्वायर टाउ A। तुम ध्यान से दो, ध्यान दो, तो यह कंडक्टिंग मटेरियल एंड उसके डायमेंशन L और A पर डिपेंड करता है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जो आपकी रेजिस्टेंस आई ना, ध्यान से देखो, वो M क्या है, M मास ऑफ, याद कर 2ml बाई NE स्क्वायर टाउ A, ये M किसका मास था, ध्यान से देखो, पॉजिट्रॉन का। N नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम टाउ, क्या ये N और टाउ क्या कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज है? अब ये मटेरियल अलग होगा तो N और टाउ अलग होंगे, पर सोचो L और A उसके डायमेंशन है। मतलब क्या रेजिस्टेंस मटेरियल और डायमेंशंस दोनों पे डिपेंड करती है। अरे हाँ, ये टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करेगी। अभी इतना सा समझो कि डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड डायमेंशन। मतलब क्या, अगर मैं आयरन की 2 रॉड ले लूं अलग अलग डायमेंशन की आयरन की, तो क्या इन दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकती? हाँ सर, बिल्कुल हो सकती। बिल्कुल सही बात है सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब क्या करें? करें कुछ नहीं, हमने इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करने के लिए, मटेरियल स्पेसिफिक करने के लिए हमने क्या करा, इसमें एक ये देखो, ये फैक्टर, इसको बोला रो। रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ताकि हम चीजों को थोड़ा और आसान कर, हमने एक और वेरिएबल डिफाइन कर लिया इसमें, R बराबर रो L बाई ए। तुम बस इतना समझो, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो फॉर्मूला एक रो डिफाइन करा गया, जो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। आयरन के लिए सेम है वो, कोई भी डायमेंशन हो। क्या रेजिस्टेंस हर आयरन के लिए सेम है? नहीं, रेजिस्टेंस हर आयरन की रॉड के लिए अलग हो सकती है। पर आयरन की क्या चीज सेम है, ताकि हम चीजों को आगे से अच्छे से समझ पाए, वो है रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। तुम ध्यान से देखो तो ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, यानी कि ओम पर मीटर, ओम मीटर किसकी यूनिट हुई? रेजिस्टिविटी। ओम मीटर किसकी यूनिट हुई? रेजिस्टिविटी की। वो कहलाएगी रो एल बाई ए। क्या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल? हाँ। क्या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन? हाँ। क्या रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली? हाँ। वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। तो हम किसी भी एक मटेरियल की, एक अगर आपको किताब में लिखना हो तो ऐसे मान लीजिए आपको रेजिस्टेंसेस के बारे में लिखना है, तो रेजिस्टेंस तो आयरन की रॉड की अनंत हो सकती, पर आयरन कॉपर एल्यूमिनियम की अनंत रॉड बना लो तो अनंत रेजिस्टेंस हो गई। तो हमने आयरन कॉपर और कोई भी मटेरियल, उनकी एक चीज डिफाइन करती है, बोली रेजिस्टिविटी। वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या, 99.9% टाइम आपको रेजिस्टिविटी पता होती है, और आप अपने बुद्धि विवेक से एल और ए निकाल लो तो क्या रेजिस्टेंस आ जाएगी? अरे हाँ सर, तो रेजिस्टेंस आ जाएगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे हाँ, तो पहले लॉजिक समझो। फॉर्मूला सबको पता होगा रो एल बाई ए, पर पहले लॉजिक समझो कि रो को क्यों, क्योंकि अपने को इसी से मतलब होगा, इसलिए मैं कह रहा था 2 से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें रेजिस्टिविटी गिवन होगी। तुम समझो मैंने रेजिस्टिविटी क्यों डिफाइन करी, ताकि रेजिस्टिविटी इज फिक्स्ड फॉर अ मटेरियल। तो मटेरियल की अगर वो रेजिस्टिविटी पता पड़ गई तो एल और ए कॉमन सेंस से निकालकर रेजिस्टेंस निकाली जा सकती। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। सो द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, धीरे धीरे अपन रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे अब। V बाई आई इक्वल टू आर,
वी के बारे में स्टडीज में पढ़ा था, करंट के में से शुरुआत में पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पे पहले पीएचडी करेंगे, फिर वापस से वी बराबर आई आर पे आएंगे। ओ हो। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई है? पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टेंस जनरली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये तो अपन सब पढ़ चुके हैं, अपने को बात क्लियर है। हो। देखो यही समझाने का प्रयास करेंगे, L1 A1 A2 L2। अगर अपन बात करें तो अपन ने बोला कि भैया क्या चीज, इन दोनों अगर मटेरियल सेम है तो इनमें क्या सेम है? अगर मटेरियल सेम है तो रो सेम है, आर मे बी डिफरेंट। अरे हाँ सर, तो रेजिस्टिविटी डिफाइन करी गई किसके लिए? मटेरियल के लिए। और रो के लिए क्या गई? 2m/ne², टाउ यूनिट क्या आई? ओम मीटर। अरे हाँ, सही लग रहा है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी और है जो आपको याद होनी चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजी और है जो आपको याद होनी चाहिए। सुने क्या क्या, ध्यान से सुने। आर बराबर रो एल बाई ए में ध्यान सुनना, ही आगे आर बराबर रो एल बाई ए, ध्यान सुनना टर्म्स क्या क्या है। देखो कंडक्टेंस जी से डिनोट करते हैं, हालांकि ये फिजिक्स में काम में आती है कंडक्टेंस। कभी कभी रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस भी डिफाइन करते हैं, उसे 1/r कहते हैं। उसकी ऐसा ही यूनिट ध्यान से समझो तो ऐसे लिखी जाती है महो, और इसे बोलते हैं ना ओम। रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है? ओम। और डिनोट किससे करते हैं? ऐसे नोटेशन, ठीक। तो ओम, इसको 1/r कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस बताता है कि कितनी ताकत से वो रोक रहा है करंट को, क्योंकि v/i बराबर था r। ओहो, यानी कि सोच के देखो कि अगर दो कंडक्टर हैं जिसमें करंट बह रहा है 2 एम्पियर, दोनों में, एक में 100 वोल्ट लगाना पड़ा, एक में 1000 लगाना पड़ा, मतलब जिसमें 1000 लगाना पड़ा वो ज्यादा ताकत से रोक रहा है, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। वो कहता है इतना लगोगे तब मैं 2 एम्पियर बहने दूंगा। तो वो ताकत बताता है किसकी? विरोध करने की। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस, कि वो कितना अलाउ करता है आने के लिए। ओके, ऐसे ही 1/रो को भी डिफाइन करते हैं, उसे कहते हैं कंडक्टिविटी। ऐसे ही ज्यादा नहीं आता पर रट लो, ऐसा ही यूनिट कंडक्टिविटी की क्या होती है, याद करो, ओम मीटर। उल्टा करोगे तो ओम नीचे, मीटर भी नीचे, तो मीटर को तो नीचे रहने दो, ओम का 1/ओम को क्या बोलते हैं? महो। तो ये रहा, और नोटेशन ऐसे। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका, अरे हाँ ना तो बोलना पड़े, याद रखना है ये, कभी आ जाए तो दिमाग में सेट होना चाहिए। याद वैसे कम आता है बट अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, कोई मतलब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। याद रखना है, टर्मिनोलॉजी है, फील करो उसे। कंडक्टेंस 1/r, कंडक्टिविटी 1/रो। ओके सर, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसे जी से। कंडक्टिविटी तो फिर भी कभी कभी आ सकती है, जी तो काफी कम आता है, और थोड़ा कभी कभी वो केमिस्ट्री में आता है। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर। आ जाओ सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, वो लोग क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर क्लियर है सर, बहुत बढ़िया सर, जोरदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई, चलो भाई। ठीक है सर, ठीक है सर, मजा आ रहा है सर। ओके सर, ठीक, समझ आ गया भाई। क्या कहानी क्लियर है? आर बराबर रो एल बाई ए, कंडक्टेंस जी इक्वल टू 1/r, याद रखना है। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको सही बताऊं तो प्रैक्टिकली ये आर बराबर रो एल बाई ए के ही सवाल करने, ठीक है। हाँ, अपन बीच में एक आध छोटी छोटी चीजें और डिफाइन कर लेते हैं, फिर रियलिटी में जो सवाल करने हैं ना वो आर बराबर रो एल बाई ए के ही हैं। किसके हैं? आर बराबर रो एल बाई ए के ही सवाल अपने को करने हैं। पर मैं एक और चीज बीच में डिफाइन कर देता हूं जिसे बोलते हैं करंट डेंसिटी, काम आती हो, अभी भूलना मत, अपन वापस यहीं पे आ जाएंगे आर बराबर रो एल बाई ए पे। एक चीज डिफाइन कर दी जाती है जिसे बोलते हैं करंट डेंसिटी। अच्छा, हाँ सुने, कैसे सुने? करंट बह रहा है ऐसे, मान लीजिए कि एक्चुअली होता क्या है कि जैसे क्यों इसे डिफाइन करा गया, थोड़ा समझने का प्रयास करो। कि जैसे मान लो आपका एक कंडक्टर है, उसकी आगे से शेप मोटी है, पीछे पतला हो गया।
अब मान लो यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन घुसे 1 सेकंड में, उधर से भी 1000 ही निकलने पड़ेंगे ना। तो ध्यान से समझो, लॉजिकली समझो, मैं आपको इस बात समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो ऐसे कंडक्टर है, आप ऐसे था और ऐसे फिर पतला हो गया। अब मान लो कि यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन घुसे, 1000 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड, तो एक्यूमुलेट तो हो नहीं सकते, तो यहां से भी कितने निकलेंगे? 1000 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। अरे हाँ सर, बात सही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझना, पर इन 1 सेकेंड, अब ये बात समझनी पड़ेगी कि 1000 इलेक्ट्रॉन तो निकले, तो यहां पे करंट कितना? आई। तो यहां पे भी कितना? आई, क्योंकि भैया चार्ज तो सेम है, तो आई इज सेम। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, आई एट ए इक्वल टू आई एट बी। पर सर कुछ तो चीज थी जो कम ज्यादा हुई होगी ना सर। ऐसा समझो, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे ए पे थोड़े खुले खुले दौड़ रहे थे, जो बी पर थे थोड़े, पर करंट सेम था। करंट क्या होता है? चार्ज क्रॉसिंग पर सेकंड, चार्ज क्रॉसिंग पर सेकंड। अरे हाँ सर, पर ये तो एहसास हो रहा है ना कि ए पर और बी पर, ए पर इलेक्ट्रॉन्स खुले खुले थे और बी पर थोड़े स्क्वीज थे। तो पता है एक चीज डिफाइन करी गई जिसे बोला गया जे, और उसे बोला गया करंट पर यूनिट एरिया। अरे हाँ, इसे कहते हैं करंट डेंसिटी। ये खुलापन बताने के लिए, जहां पे जे ज्यादा मतलब करंट पर यूनिट एरिया ज्यादा, मतलब बंधे बंधे हुए चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और अगर जे कम मतलब करंट इलेक्ट्रॉन खुले खुले चल रहे हैं। शानदार। अरे हाँ, तो एक चीज डिफाइन करेगी जिसे बोला गया जे बराबर आई बाई ए। आई इज व्हाट? करंट। ए इज व्हाट? क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसे एक और चीज डिफाइन करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अरे हाँ सर, टर्मिनोलॉजी है, याद होनी चाहिए। आज के लेक्चर में बहुत सारी नई नई टर्मिनोलॉजी लाया हूं मैं। हो, करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी, जिसे डिनोट करते हैं जे से। दैट इज आई बाई ए इज व्हाट? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओ माय गॉड, जिधे डेल्टा ए1 डेल्टा ए2। हो, बात तो सर आपकी समझ आई। हाँ सर, अच्छी सी लग रही है। अरे हाँ, जे इक्वल टू डी आई बाई डी। अब समझने का प्रयास कर रहा था मैं आपको, देखो ध्यान से। ये ऐसे, ये ऐसे देखो अपन, मैं इसको समझाता हूँ। जे हो गया अपना डेल्टा आई। डेल्टा आई मतलब आई बाई ए है, वो परेशान नहीं हो। अब देखो, मान लो कि ये अपना करंट ऐसे आ रहा है, समझो ऐसे, आई, ठीक, समझ आ रहा है। तो आपने आई बाई ए लिख लिया। अब सोचो आपको ए गिवन ही ना हो, आपको एरिया ऐसे गिवन, ए डैश। अच्छा, तुम्हें याद है एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं येलो का देखूं तो येलो का ए किधर है? इधर ए। पर आप समझो ए डैश कैसे, अगर मान लो मेरे को ये गिवन है तो ए डैश तो ऐसे है। अरे हाँ सर, अब समझो मैं इस लाल वाले एरिया से भी अगर करंट डेंसिटी लिखूंगा तो भैया, या आई लिखूंगा, लॉजिकली सोचो, तो क्या मैं आई को लिखना चाहिए मुझे जे इंटू ए? पर अगर मुझे ए गिवन ही नहीं है तो क्या मुझे जे इंटू ए डैश लिख लेना चाहिए? नहीं, आएगा तो ए ही, पर मुझे ए डैश गिवन है। तो और अगर ये एंगल में थीटा मान लू तो क्या मुझे लिखना चाहिए जे इंटू ए डैश कॉस थीटा? अरे हाँ सर, आई को लिखना चाहिए जे इंटू ए, यानी कि ए क्या है? अगर अपन ऐसे समझें तो जब अपन जे बराबर आई बाई ए लिख रहे हैं तो ए इज द एरिया, ए इज द, ऐसा समझो, इज कंपोनेंट ऑफ एरिया whose surface is perpendicular to I। ये रियल डेफिनेशन है। और हाँ, जिसको अपन ने बोला जे डॉट, सॉरी, जे ए डैश कॉस थीटा। अब समझो क्या बोला गया। अगर मैं जे को एक वेक्टर मान लूं अलोंग द करंट डायरेक्शन, काम की बात है, अगर मैं जे को एक वेक्टर मान लूं अलोंग द करंट डायरेक्शन, तो ये और ये ए और ये एंगल थीटा, तो क्या मुझे
और ये एरिया है ए डैश ऐसा समझो, तो क्या मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर? अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, जे को एक वेक्टर मान लो। एक्चुअली करंट को वेक्टर में भी कन्वर्ट करने का प्रयास करा गया वेक्टर करंट डेंसिटी से। ओ हो, तो बताइए ये रियल फॉर्मूला है। जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ जे इज अलोंग करंट फ्लो, याद रखना है, इज अलोंग करंट फ्लो। ओ हो, जे इज व्हाट? करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। अरे हाँ सर, अब ध्यान से देखो, करंट इज टेंसर बट करंट डेंसिटी is defined as वेक्टर। हालांकि तुम्हें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। टर्मोलॉजी ये याद रखना, जे बराबर आई बाई ए। आई सिर्फ करंट पर सेकंड बताता है, चार्ज पर सेकंड दिखाता है, वो पास पास है कि दूर दूर है, वो करंट डेंसिटी बताती है। और आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। याद रखनी है टर्मोलॉजी, याद रखनी है करंट डेंसिटी। हालांकि करंट डेंसिटी यहां ज्यादा नहीं आएगी, करंट डेंसिटी तुम्हें समझ में आएगी ज्यादा मैग्नेटिज्म में। बहुत सारे फॉर्मूले मैग्नेटिज्म में करंट डेंसिटी से आएंगे। खैर अभी उसमें नहीं घुस रहे ज्यादा। बताओ जो मैं बोला चमका? अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो देखो आज कितनी सारी टर्मिनोलॉजी समझे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, number of free electrons, mean free path, relaxation time, I बराबर NeAVD, V by I equal to R बराबर 2ml by Ne square tau है, resistivity, conductance, conductivity, drift velocity और current density। देख कितनी सारी नई टर्मिनोलॉजी है आज के लेक्चर में, इसलिए आज का लेक्चर समझकर रटने वाला है। आज का लेक्चर समझकर रट, प्रैक्टिस वाला लेक्चर नहीं है आज का। आज का लेक्चर समझकर रटने वाला है। अरे हाँ सर, पक्की बात सर। बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो करंट डेंसिटी समझ याद रहेगी क्या? हाँ सर, और याद रखेंगे कि करंट डेंसिटी जो है वो प्रैक्टिकली क्या है, वो वेक्टर है, पर अपना करंट क्या है, टेंसर। पहले तो जो मैं बोला चमका, अरे सोच लो। टाइम हो गया है, एक आध टर्म और फिर अगले टर्म से चालू करेंगे। बाकी रियलिटी में अपने को पढ़ना है आर बराबर रो एल बाई है। ये बीच में टर्म्स में आपको बताता जा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, चलो भाई, तो अगले टर्न पर फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, साइनारा, टेक केयर, बाय बाय।